Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Aksa Saeed and today we are going to start our next question for the interview. Okay, so first one is what is the message in first year at Harrow? फर्स्ट ईयर एट हैरो जो पोएम है उसमें बेसिकली उसका मैसेज क्या है. फर्स्ट ईयर एट हैरो इज़ अ पोएम दैट इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस एंड दैट वाज रिटन इन 1826. ये जो पोएम है बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करती है ऑथर के एक्सपीरियंसेस को एज अ यंग स्टूडेंट एट हैरो स्कूल. हैरो बेसिकली एक स्कूल था, अ प्रेस्टिजियस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल था वो. और ये मैसेज जो है पोएम का वो बेसिकली लार्जली जो है वो नॉस्टैल्जिक है and sentimental है. With Dickens looking back on his early days at Harrow with a mix of emotions because he recalls the excitement and uncertainty of starting at a new school. वहाँ के जो चैलेंजेस हैं वो कैसे उन्हें अडॉप्ट करते हैं एक न्यू इन्वायरमेंट में रहते हुए, उसकी जो फ्रेंडशिप्स हैं, उसकी मेमोरीज़ जो हैं वो उसने जो बनाई हैं उस टाइम पीरियड के दौरान उन चीज़ों को वो रिकॉल कर रहे हैं. पोएम आल्सो टचेस ऑन थीम्स ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द पैसेज ऑफ टाइम एज Dickens reflects on how his experiences at Harrow shaped him into the person he became. Overall, the poem is a heartfelt and introspective tribute to the author's formative years. आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर अफिक्सेस. अफिक्सेस बेसिकली क्या होते हैं? अफिक्सेस लेटर्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं दैट आर एडेड टू अ वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन. और इसे जो है दो मेन कैटेगरीज में जो है क्लासीफाई किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ प्रीफिक्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ सफिक्स. प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है बिफोर, मीन्स वर्ड के स्टार्ट में हमने कुछ ऐड करना है. एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड. फॉर एग्जाम्पल अन इन हैप्पी, हैप्पी में जब हम अन ऐड करेंगे तो अनहैप्पी बन जाएगा, और राइट में हम री करेंगे ऐड तो वो री राइट बन जाएगा. इस तरह से सफिक्स क्या होते हैं? जो एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड. फॉर एग्जांपल फुल इन होपफुल आर लेस इन हेल्पलेस. अफिक्सेस कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड, इंडिकेट ग्रामेटिकल टेंस आर पर्सन. ओके, एंड द नेक्स्ट ये मज़ीद उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, मैंने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है थोड़ा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर इनफिक्सेस. इनफिक्सेस बेसिकली आपको इन चीज़ों का कंसेप्ट होना चाहिए. इन का मतलब क्या है? इन मीन्स में, यानी कि दरमियान में. इनफिक्सेस आर लेटर्स, वो शुरू और एंड में होते थे. व्हाट आर इनफिक्सेस आर लेटर्स आर साउंड्स इंसर्टेड विद इन अ वर्ड रादर देन एट द बिगनिंग और एंड. दे आर लेस कॉमन देन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. फॉर एग्जाम्पल लैटिन इum in exambrate meaning to disembowel. Tagalog in ginava meaning done. सेम इसी तरह से इनफिक्सेस जो होते हैं ये मॉडिफाई करते हैं मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड को, बट are relatively rare in many languages including English. The next question is explain suspension of disbelief. Suspension of disbelief basically is an English term that is coined by poet and critic S.T. Coleridge, means Samuel Taylor Coleridge. He was a romantic poet. Coleridge created this term in 1817. It refers to the willingness of an audience to temporarily set aside their doubts and accept the fictional elements of a story. स्टोरी के जो फिक्शनल एलिमेंट्स हैं, जो इमेजिनेटिव एलिमेंट्स हैं, उन्हें आप एक्सेप्ट करो, रियलिटी को आप भूल जाओ कुछ टाइम के लिए. दैट इज़ द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ सच एज सुपर नेचुरल आर इम्पॉसिबल इवेंट्स. बिकॉज कॉलरेज जो था वो सुपर नेचुरलिज्म पे बिलीव करता था, उसने सुपर नेचुरल चीज़ें क्रिएट की थी, जबकि वर्ड्सवर्थ नेचर पे फोकस करता था. सो इसका इम्पॉसिबल इवेंट्स इन ऑर्डर टू एंजॉय एंड एंगेज विद द नैरेटिव. इन अदर वर्ड्स सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ मीन्स पुटिंग असाइड वंस क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस, एक्सेप्टिंग द स्टोरीज प्रेमिसेस एंड इवेंट्स विदाउट क्वेश्चनिंग द रियलिज्म. Okay, and the next question is do you have any traits of the any of the traits of Hamlet. कि क्या जो ट्रेड्स हैमलेट के थे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. आप उसके जो कुछ ट्रेड्स थे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. लाइक वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स और नॉस्ट पर्सनैलिटी थी, इंट्रोस्पेक्टिव था, कंटेम्पलेटिव था, और डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर नहीं थी ज़्यादा. मेलनकॉलिक था, ब्रूडिंग था, इंडिसिसिव था, हेजिटेंट था. एनालिटिकल फिलोसफिकल था, इमोशनल एंड पैशनेट था, वेंजफुल एंड डिटर्मिन्ड था, मूडी एंड अनप्रेडिक्टेबल था, सरकास्टिक विटी था. तो इसमें से कौन सी ट्रेड्स हैं जो कि आपके अंदर पाई जाती हैं? कि आपने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस किया है या नहीं, तो ये आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू. Next question is what is resurrection? Resurrection basically refers to the act of returning to life or existence after death or a period of inactivity. Means death या एक टाइम पीरियड जिसमें इनएक्टिविटी के बाद आप लाइफ की तरफ लौट आए हो. तो ये वो जो टाइम पीरियड है उसके बाद जो आप लाइफ की तरफ लौट आए, दैट इज़ रेजरेक्शन. इट कैन आल्सो रेफर टू द रिवाइटलाइजेशन और रिन्यूअल ऑफ समथिंग सच एज आइडिया, trend or culture. In religious context, resurrection often refers to the belief is in an afterlife where the deceased are brought back to life in a spiritual or physical sense. अब एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट रेजरेक्शन इन क्रिश्चियनिटी, द रेजरेक्शन ऑफ द डेड इन इस्लाम एंड जुदाइज़म,
reincarnation in Hinduism and Buddhism. So the next question is, how is a resurrection a theme of two cities? A tale of two cities, जो कि एक हिस्टोरिकल नॉवल था, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा. उसके मेजर थीम जो है वो एक रेजरेक्शन का थीम है. दैट इज स्पिरिचुअल रिन्यूअल. कैरेक्टर्स लाइक डॉक्टर मैनेट एंड सिडनी कार्टन एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल रीबर्थ. Sacrifice and redemption था. Carton's ultimate sacrifice redeems his wasted life. And personal transformation में characters like Carton and Dr. Manet undergo significant personal transformations. National rebirth में आया. France's revolution symbolizes the country's resurrection from the old regime's oppression. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वर दी ओटोमन्स. ओटोमन्स कौन थे? ओटोमन्स वर अ तुर्किक एथनिक ग्रुप. ये एक तुर्किक एथनिक ग्रुप था जो कि ओरिजिनेट हुआ था फ्राम सेंट्रल एशिया एंड लेटर माइग्रेटेड टू एनाटोलिया इन द 13th century. And they founded the Ottoman Empire, which became one of the most powerful states in the world during the 15th and 16th centuries. The empire lasted for over 600 years and came to an end after World War I, when it was replaced by the Turkish Republic and various successor states in southeastern Europe and the Middle East. So अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कुछ की पॉइंट्स भी मेंशन किए मैंने. फाउंडेड बाय उस्मान वन, आल्सो नोन एज Uthman. Okay, the term Ottoman is a dynastic appellation derived from Osman I, began as a small northwestern Anatolian principality that expanded to cover most of southeastern Europe and Anatolia. So next question is, name 5 post-colonial writers. कोई भी 5 पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के आपने नेम बताने हैं. हियर आर 5 नोटेबल पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स. चिनुआ एचबी जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते थे और ये आथर थे थिंग्स फॉल अपार्ट के. एंड सलमान रुश्दी जो कि इंडिया यूके से बिलोंग करते थे, आथर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन. एंड नेगोगी वाथियोंग कीनिया से थे और आथर ऑफ अ ग्रेन ऑफ वीट. और फिर गैब्रियल गार्शिया मार्क्वेस थे कोलंबिया से, आथर ऑफ 100 Years of Solitude. एशिया डिजिबर ये अल्गेरिया से थे, आथर ऑफ फैंटासिया एंड अल्गेरियन कैवलकेट. तो ये जो राइटर थे बेसिकली ये नॉन होते हैं फॉर देयर पावरफुल वर्क्स दैट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ colonialism, आइडेंटिटी, कल्चर एंड द स्ट्रगल्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी रोल ऑफ फेट इन डॉक्टर फास्टस. डॉक्टर फास्टस के जो क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले था डॉक्टर फास्टस, ये एक्सप्लोर करते थीम ऑफ फेट वर्सेस फ्री विल को. थ्रू द स्टोरी ऑफ फास्टस हु मेक्स अ पैक्ट विद द डेविल एंड सील्स हिज फेट. फास्टस इनिशियली जो है वो अपेयर होता है टू एक्सरसाइज हिज फ्री विल इन चूजिंग हिज path, but the place just that his damnation may have been predestined. फास्टस की जो चॉइस होती है वो उसे डाउनफॉल की तरफ लेके जाती है, बट ही आल्सो रिसीव्स वार्निंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू रिपेंट एंड चेंज हिज फेट, बट वो ऐसा नहीं करता नहीं है. द प्ले लीव्स ओपन द क्वेश्चन ऑफ वेदर फास्टस फेट वाज प्रीडिटरमिन्ड आर द रिजल्ट ऑफ हिज ओन चॉइसेस. फास्टस की जो स्टोरी थी वो रेज करती है क्वेश्चंस अबाउट द रोल ऑफ फेट वर्सेस फ्री विल इन ह्यूमन लाइफ एंड द एक्सटेंट टू विच आवर चॉइसेस शेप आवर डेस्टिनी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड यू चूज़ लिटरेचर. अब यहाँ पे डिफरेंट पर्सन का यानी कि पर्सन टू पर्सन ये सवाल भी वेरी करता है. आई चूज़ टू फोकस ऑन लिटरेचर, जब मैंने इसे मेंशन कर दिया है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक एबिलिटी टू कैप्चर द ह्यूमन एक्सपीरियंस, कन्वे कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ द ह्यूमन कंडीशन. या आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं. लिटरेचर हैज़ द पावर टू ट्रांसपोर्ट अस to different worlds, challenge our perspectives and connect us with others in a way that few other mediums can. So next है हमारे पास themes in Emma. एमा जो कि एक नावल था, जेन आस्टन ने लिखा इस नावल को. इसमें जो मेजर थीम्स थे वो मैरिज है. मैरिज इज़ अ प्रोमिनेंट थीम इन एमा, जबकि उसका हर नावल में तकरीबन ये थीम होता है. एज द नावल इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड डिफरेंट कोर्टशिप्स एंड रोमांटिक कनेक्शंस. सोशल क्लास है जो नावल जो है वो फोकस करता है. Menu-type of the lives of the landed gentry and middle classes of rural England. Women's role in society ये भी दिखाया है इसमें. Limitations placed on women by society at the time are conveyed through the novel which is set in one rural English village. Moral relativism दिखाया गया इसमें. Love दिखाया गया. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉमन थीम्स ऑफ जेन आस्टन. जेन आस्टन की जो कॉमन थीम्स हैं उसमें लव है, रेपुटेशन है, मनी मैरिज है, क्लास है, फैमिली है, इंटीग्रिटी है, जेंडर है, मैरिज एंड सोशल स्टेटस है, मोरालिटी है, ये सारे उसमें एजुकेशन है वो भी मेन थीम है. सो नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ चांस एंड कोइंसिडेंस इन टेस्ट ऑफ डी अबरविलेस. टेस्ट ऑफ डी अबरविलेस जो है ये एक नावल है, ये लिखा है थॉमस हार्डी ने. चांस एंड कोइंसिडेंस प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन शेपिंग द प्रोटोगनिस्ट फेट. हियर आर सम एग्जांपल्स. डेथ ऑफ अ प्रिंस यानी जो उसका फैमिली का हॉर्स था, घोड़ा था, उसकी जो डेथ हुई है वो अचानक हुई है. सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स टू टेस्ट मीटिंग विद एलेक डी अबरविले एंड हर सब्सिक्वेंट डाउनफॉल.
अब टेस का जो रिटन कन्फेशन था उसका पास्ट एंजल क्लियर को जो कि नहीं मिला था अननोटिस्ड रहा, लीडिंग टू देयर सेपरेशन। जब उसने वो दोबारा से रिवील किया तो वो उनकी सेपरेशन का बायस बन गया। फिर टेस का जो डिसीजन था टू विजिट एंजल्स पेरेंट्स एंड हर सब्सिक्वेंट डिसीजन टू रिटर्न टू फ्लिंटकॉम्ब एश विदाउट मीटिंग दैम विच फर्दर सील्स हर फेट। उसके बाद टेस एनकाउंटर विद ट्रेंट्रिज मैन एट एन इन लीड्स टू एन अनप्लेजेंट सिचुएशन प्रॉम्प्टिंग हर टू राइट हर कन्फेशन टू एंजल। एलेक्स रिपीटेड अपीयरेंसेस इन टेस's लाइफ लीडिंग टू हर इवेंचुअल मर्डर ऑफ हिम। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन किड्स पोएम्स एंड लेटर्स। जॉन किड्स की जो पोएम्स थी और लेटर्स थे वो डिफर थे इन देयर पर्पस, स्टाइल एंड कंटेंट। पोएम्स जो थी वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन जाहिर करती थी ऑफ हिज थॉट्स, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। उसका जो यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइसेस था वो मेटाफर्स थे, सिम्बोलिज्म था। एंड दे एक्सप्लोर थीम्स ऑफ ब्यूटी। जो पोएम्स थी उसमें थीम्स ऑफ ब्यूटी, लव, नेचर, मोर्टेलिटी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस दिखाया गया। ऑफन रिटन इन मोरल मोर फॉर्मल लिरिक स्टाइल। जबकि लेटर्स जो थे वो पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस थे विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव्ड वंस। मोर स्पॉन्टेनियस एंड कन्वर्सेशनल टोन थी उनमें। रिवील हिज थॉट्स ऑन लिटरेचर, आर्ट, फिलोसफी एंड पर्सनल स्ट्रगल्स। ऑफर इंसाइट्स इनटू हिज डेली लाइफ, फीलिंग्स एंड relationships. While his poems जो थी वो carefully crafted थी works of art, his letters provide a more intimate and candid glimpse into his thoughts and feelings. I hope it's clear to all of you. आज की वीडियो में इतना ही। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।